नमस्कार। आज हम भारतीय सेना की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जानकारी का जो आधार है, वो एक छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट है। जी, इसमें सेना का एक ओवरव्यू दिया गया है। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि इस जानकारी के जरिए सेना के इतिहास, उसकी बनावट, क्या भूमिकाएं हैं और आज की क्षमताएं, मतलब इन सब पर एक बुनियादी समझ बना सकें। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी ये जो चर्चा है, ये उसी स्रोत सामग्री पर ही रहेगी, उसी के दायरे में। जी हाँ, जो हमें एक तरह से मूल तत्वों की रूपरेखा देती है। और शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात जो स्रोत में है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली स्थायी सेनाओं में से एक है। हाँ, ये बात अपने आप में बहुत वजन रखती है। सही में निश्चित रूप से। ये पैमाना ही दिखाता है कि सेना की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्ता कितनी है। और सिर्फ संख्या ही नहीं, उसके पीछे जो संगठन है, जो रणनीतिक गहराई है, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए फिर इसके इतिहास और गठन से ही शुरू करते हैं। हाँ। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, सेना की आधिकारिक स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। जी, भारत के गणतंत्र बनने के साथ। हाँ, लेकिन इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। मतलब ब्रिटिश भारतीय सेना तक जाती हैं। सही। और 1947 में स्वतंत्रता के बाद एक बड़ा बदलाव आया, जब ये सेना, स्रोत का ही वाक्य है, राष्ट्र की संप्रभुता का संरक्षक बनी। ये वाक्य मुझे बहुत गहरा लगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कोई तारीख या नाम का बदलाव नहीं था, ये एक बुनियादी बदलाव था, एक मूलभूत परिवर्तन। अच्छा, कैसे? देखिए, एक ऐसी सेना जो पहले एक औपनिवेशिक शक्ति के हितों के लिए काम करती थी, उसका एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की रक्षा करने वाली सेना बनना, ये एक असाधारण रूपांतरण है। हाँ, ये तो है। इसमें पहचान बदली, निष्ठा बदली, उसका पूरा उद्देश्य ही बदल गया। सेना अब सीधे भारत के लोगों और संविधान के प्रति जवाबदेह हो गई। सही। तो ये सिर्फ एक सैन्य पुनर्गठन नहीं था, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अभिन्न और भावनात्मक हिस्सा था। इसने सेना को देश की पहचान के साथ बहुत गहराई से जोड़ा। वाकई, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब सिर्फ ढांचा नहीं बदला, सोच और निष्ठा का परिवर्तन हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा सेना की संरचना और उसकी विशालता पर आते हैं। स्रोत कहता है कि इसमें 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। जी हाँ। ये संख्या तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेनाओं में से एक बनाती है। अच्छा। और इस विशाल आकार के पीछे भारत की अपनी भौगोलिक और रणनीतिक जरूरतें हैं। आप देखिए, हजारों किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं, अलग अलग तरह के पड़ोसी देश हैं और सुरक्षा चिंताएं भी व्यापक हैं। हाँ, ये तो है। तो इन सब के लिए एक बड़ी और सक्षम सेना का होना जरूरी हो जाता है। ये आकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये देश की जरूरतों का ही एक प्रतिबिंब है, कह सकते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि ये विशाल सेना कमांड, कोर, डिवीजन और रेजिमेंट जैसी इकाइयों में संगठित है। जी। क्या आप इस संगठनात्मक ढांचे के बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? मतलब सिर्फ नाम गिनाने से शायद पूरी तस्वीर साफ ना हो। जरूर। देखिए, इतनी बड़ी संख्या को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित संरचना बहुत जरूरी है। हाँ, जाहिर है। स्रोत में जो ये इकाइयां बताई गई हैं, कमांड, कोर, डिवीजन, रेजिमेंट, ये एक तरह का पदानुक्रम, मतलब हायरार्की बनाते हैं। अच्छा। आमतौर पर कमांड सबसे बड़ी संरचना होती हैं। ये भौगोलिक क्षेत्रों को देखती हैं, जैसे उत्तरी या पश्चिमी कमांड, या कभी-कभी काम के आधार पर भी होती हैं, जैसे ट्रेनिंग कमांड। ठीक है। उनके नीचे आते हैं कोर, जिनमें कई डिवीजन शामिल होते हैं। डिवीजन असल में लड़ाई लड़ने वाली मुख्य इकाइयां होती हैं। इनमें पैदल सेना, तोपखाना और दूसरे सहायक अंग होते हैं। और फिर रेजिमेंट जैसी इकाइयां होती हैं, जिनका अपना एक गौरवशाली इतिहास और अपनी परंपराएं होती हैं। ये पूरा ढांचा ये पक्का करता है कि आदेश ऊपर से नीचे तक सही ढंग से पहुंचे और सेना एक संगठित रूप से काम कर सके। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग-अलग नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है जो इस विशाल बल को कंट्रोल और ऑपरेट करती है। बिल्कुल सही। और ये सेना सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि बहुत ही विविध, मतलब अलग-अलग तरह की परिस्थितियों में काम करती है। स्रोत में खासतौर पर जिक्र है राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों तक। हाँ। ये विविधता सुनने में ही बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है।
और ये चुनौती ही भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है। अच्छा। दुनिया में शायद बहुत कम सेनाएं हैं जिन्हें इतने अलग और मुश्किल भौगोलिक माहौल में एक साथ काम करने का अनुभव हो। आप सोचिए, रेगिस्तान की भीषण गर्मी, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, से लेकर सियाचिन ग्लेशियर की जमात देने वाली ठंड, जहां ये -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, और वो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है। बाप रे। इसके अलावा घने जंगल, ऊंचे पहाड़, दलदली इलाके, मतलब हर तरह के भूभाग में काम करने के लिए विशेष ट्रेनिंग चाहिए, अलग तरह के उपकरण चाहिए, और रणनीति भी उसी हिसाब से बनानी पड़ती है। सही बात है। ये क्षमता रातों रात नहीं आती। ये लगातार अभ्यास, दृढ़ संकल्प और असाधारण अनुकूलन क्षमता का नतीजा है। ये दिखाता है कि सेना सिर्फ संख्या में ही बड़ी नहीं है, बल्कि अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं में भी बहुत लचीली और सक्षम है। ये अनुकूलन क्षमता तो वाकई कमाल की है। चलिए, अब सेना की भूमिकाओं और उसके संचालनों पर आते हैं। जी। स्रोत में कुछ प्रमुख जिम्मेदारियों का जिक्र है और वो दिखाती हैं कि सेना का काम सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आजकल की सेनाओं की भूमिकाएं बहुआयामी हो गई हैं और भारतीय सेना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। स्रोत में जो 3 मुख्य भूमिकाएं बताई गई हैं, वे इसके व्यापक कार्य क्षेत्र को दिखाती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जाहिर है राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना। हाँ, ये सेना का प्राथमिक सबसे अहम कर्तव्य है। देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को किसी भी बाहरी हमले या खतरे से सुरक्षित रखना। बिल्कुल। भारत की जो लंबी और जटिल सीमाएं हैं और पड़ोस की जो भू राजनीतिक स्थिति है, उसे देखते हुए ये भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण बनी रहती है। इसी भूमिका के लिए सेना अपनी ज्यादातर ऊर्जा और संसाधन लगाती है। ठीक है। दूसरी भूमिका जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है संयुक्त राष्ट्र यूएन के तहत शांति अभियानों में सहयोग करना। ये थोड़ा अलग लगता है। ये अलग जरूर है, पर भारत और भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। अच्छा। जी हाँ, और इसका एक लंबा और गौरवशाली इतिहास है। दुनिया भर के संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारतीय सैनिक शांति स्थापित करने और उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे न केवल वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दिखती है, बल्कि ये भारतीय सेना के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कैसे? इससे सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय माहौल में काम करने का, अलग-अलग संस्कृतियों और सेनाओं के साथ मिलकर काम करने का अनुभव मिलता है। उनकी पेशेवर क्षमताएं और निखरती हैं। साथ ही ये भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक पहुंच का भी एक अहम जरिया है। तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है सेना। जी। और तीसरी भूमिका है प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करना। ये पहलू तो सेना को सीधे आम नागरिकों से जोड़ता है। निश्चित रूप से। ये सेना का मानवीय चेहरा है। भारत में अक्सर बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। ऐसे समय में जब नागरिक प्रशासन की क्षमताएं कभी-कभी कम पड़ जाती हैं, तो सेना अपने संगठित मानव बल, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग कौशल और तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता के साथ बचाव और राहत कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमने कई बार देखा भी है। जी, कैसे सेना के जवान मुश्किल हालात में फंसे लोगों तक पहुंचते हैं, पुल बनाते हैं, मेडिकल सहायता देते हैं। ये भूमिका सेना और जनता के बीच विश्वास और सम्मान का एक मजबूत बंधन बनाती है। ये दिखाती है कि सेना सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि देश के अंदर आने वाले संकटों से भी राष्ट्र की सेवा करती है। तो ये रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और घरेलू सहायता एक अनूठा मिश्रण है। ये तीनों भूमिकाएं मिलकर सेना की एक बहुत व्यापक तस्वीर पेश करती हैं। सही कहा। और इतने बड़े और बहुआयामी बल को प्रभावी बनाए रखने के लिए जाहिर है आधुनिक तकनीक की जरूरत तो पड़ती होगी। स्रोत आधुनिकीकरण और उपकरणों पर भी बात करता है। हाँ, आज के दौर में बिना तकनीकी बढ़त के कोई भी सेना प्रभावी नहीं रह सकती। युद्ध का स्वरूप लगातार बदल रहा है और टेक्नोलॉजी इसमें एक सेंट्रल भूमिका निभा रही है। शुरू के स्रोत में आधुनिक हथियार, टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और मिसाइल तकनीक जैसे उपकरणों का जिक्र है। जी। और ये भी कहा गया है कि सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनी क्षमताओं को लगातार उन्नत कर रही है। ये लगातार उन्नत करना ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ये निरंतर उन्नयन या आधुनिकीकरण कई कारणों से जरूरी है। पहला तो सैन्य तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। जो आज सबसे अच्छा है वो कल पुराना हो सकता है।
सही बात है। दूसरा, हमारे जो संभावित विरोधी हैं उनकी क्षमताओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो एक प्रभावी निवारक क्षमता मतलब डिटरेंस बनाए रखने के लिए और अगर कोई संघर्ष हो तो उसमें बढ़त हासिल करने के लिए अपनी तकनीक को लेटेस्ट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा, युद्ध के नए आयाम उभर रहे हैं। स्रोत में भले ही विस्तार से ना बताया गया हो, लेकिन ये जो भविष्य की चुनौतियां हैं ये सिर्फ पारंपरिक सैन्य खतरे नहीं हैं। अच्छा, जैसे? इनमें साइबर युद्ध हो सकता है, मतलब डिजिटल सिस्टम पर हमले और बचाव, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हो सकता है, कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को बाधित करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मानव रहित सिस्टम जैसे ड्रोन वगैरह का बढ़ता इस्तेमाल, ये सब शामिल हो सकता है। ओह, तो काफी कुछ है इसमें। जी, इसलिए सेना को ना सिर्फ नया हार्डवेयर जैसे टैंक या मिसाइल हासिल करना होता है, बल्कि इन नई तकनीकों को अपनाना, उनके इस्तेमाल के लिए सैनिकों को ट्रेन करना और अपनी रणनीति और सिद्धांतों को भी उसके हिसाब से ढालना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सिर्फ नए हथियार खरीदना भर नहीं है, बल्कि भविष्य की जो अनिश्चितताएं हैं, बदलते हुए खतरे हैं, उनके लिए खुद को तैयार रखना है। ये तो काफी व्यापक सोच है। बिल्कुल। इसमें सेना की संरचना, ट्रेनिंग के तरीके और यहाँ तक कि युद्ध लड़ने की जो अवधारणाएं हैं उनमें भी बदलाव शामिल हो सकते हैं। ये पक्का करना होता है कि सेना न केवल आज बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहे। ठीक है, तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने कुछ मुख्य बातें समझी। जी, हमने भारतीय सेना के विशाल आकार, 12 लाख से ज्यादा सैनिक और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक होने की बात से शुरुआत की। हाँ, फिर हमने इसका ऐतिहासिक सफर देखा, कैसे ये ब्रिटिश भारतीय सेना से स्वतंत्र भारत की संप्रभुता की संरक्षक बनी, जो एक पहचान और निष्ठा का बड़ा परिवर्तन था। बिल्कुल। हमने इसकी जटिल संगठनात्मक संरचना को समझा, कमांड, कोर, डिवीजन, जो इतने बड़े बल के प्रबंधन के लिए जरूरी है, और इसकी वो असाधारण क्षमता जानी जो इसे रेगिस्तान से लेकर सियाचिन तक हर तरह के इलाके में प्रभावी ढंग से काम करने लायक बनाती है। और हमने इसकी विविध भूमिकाओं पर भी विस्तार से बात की। सीमाओं की रक्षा, जो इसका मूल कर्तव्य है, हाँ, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में वैश्विक योगदान और प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण मानवीय सहायता। हाँ, और अंत में हमने देखा कि कैसे सेना आधुनिक उपकरणों से लैस है और कैसे वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार अपनी क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रही है। इसमें नई तकनीकें और बदलती युद्ध रणनीतियां शामिल हैं। जी, ये उन प्रमुख बिंदुओं का एक अच्छा सारांश है जो स्रोत सामग्री हमें भारतीय सेना के बारे में बताती है। स्रोत का जो समापन वाक्य है वो भी इन सब बातों को एक साथ लाता है। साहस, अनुशासन और बलिदान के साथ भारतीय सेना राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा का प्रतीक है, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार। ये वाक्य बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में ये वाक्य उन सभी तत्वों को जोड़ता है जिनकी हमने अभी बात की। सेना का विशाल आकार और उसकी ऑपरेशनल क्षमता, उसका ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ाव, उसकी बहुआयामी भूमिकाएं जो रक्षा से लेकर मानवीय सहायता तक फैली हैं, और भविष्य के लिए तैयार रहने की उसकी प्रतिबद्धता, ये सब मिलकर ही इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाते हैं। और साहस, अनुशासन, बलिदान, ये इसके मूल सिद्धांत हैं जो इसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का विश्वास दिलाते हैं। ये सिर्फ एक हथियारबंद बल नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक और राष्ट्रीय ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है जो देश के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सहमत हूं। और ये हमें एक अंतिम विचार बिंदु पर लाता है जो स्रोत सामग्री से उभरता है। जी, स्रोत बार बार भविष्य की चुनौतियों और निरंतर आधुनिकीकरण का जिक्र करता है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये भविष्य की अज्ञात चुनौतियां जिनका जिक्र हो रहा है वो असल में किस तरह की हो सकती हैं। और तकनीकी प्रगति जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमेशन हो या एडवांस साइबर क्षमताएं हो, ये सेना की उन पारंपरिक भूमिकाओं को कैसे बदल सकती हैं जिनका हमने जिक्र किया, जैसे सीमा की निगरानी या शांति स्थापना अभियान या यहाँ तक कि आपदा राहत के काम। ये वाकई एक बहुत गहरा और प्रासंगिक सवाल है। स्रोत हमें भविष्य की चुनौतियों की प्रकृति के बारे में विस्तार से तो नहीं बताता, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हाँ, क्या भविष्य में सीमा सुरक्षा ड्रोन और सेंसर पर ज्यादा निर्भर हो जाएगी? क्या शांति अभियानों में तकनीक मानवीय हस्तक्षेप को कम कर देगी या बदल देगी? और आपदा राहत में लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट में एआई कैसे मदद कर सकता है? ये सब सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल।
तकनीक निश्चित रूप से सेना के काम करने के तरीकों को नया आकार देगी, शायद उन तरीकों से जिनकी हम आज पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय सेना इन तकनीकी बदलावों को कैसे अपनाती है और अपनी सदियों पुरानी भूमिकाओं को कैसे विकसित करती है। ये एक निरंतर चलने वाला मंथन है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारतीय सेना को समझना सिर्फ उसके अतीत और वर्तमान को जानना ही नहीं है, बल्कि उसके भविष्य के विकास के रास्ते पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। आज की इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।